यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र को, और इसके कुछ 20 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम लोग सीटेट लेवल 1 की भी बात करें, लेवल 2 की भी बात करें, है ना, तो दोनों ही जगह आपका मैथ्स पेडागोजी रहता है। लेवल 1 में थोड़ा इजी लेवल का पूछा जाएगा, लेवल 2 में थोड़ा सा टफ करके इसको पूछा जाता है। सो आज के सेशन में हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम लोग ए टू जेड सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करें। तो इसीलिए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के सेशन के लिए रेडी किए गए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, और यदि आप कंप्लीट कोर्स को ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी से बाय करना चाहते हैं तो आप ऐप पर आइएगा। ऐप पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारे कोर्सेज की जानकारी की किस कोर्स में क्या कंटेंट रहने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर आपके सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी क्लास है, नेक्स्ट क्लास शाम को 6 बजे रहेगी, तो उस क्लास को भी जरूर से ज्वाइन करिएगा। उसमें भी हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, आंसर करिएगा। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष एक समस्या रखती है। ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी है इस प्रकार की, और ऑप्शंस के अनुसार हमको सिलेक्ट करना है ना। तो अभी क्वेश्चन में ऐसा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले वन बाय वन करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सिमरत 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 रुपए देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष उसको कितना किराया देना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है मैथ्स की, ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है ये चीज पूछी गई है। ठीक है, 3 महीने का किराया 60 है, हर महीने सेम रहता है, तो 12 महीने में कितने देने पड़ेंगे ये बच्चा जवाब देगा। 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपए है। परिकलन करिए कि 12 से 50 में कितने केले यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तीसरा, जॉय और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जॉय जेनी से पहले चलना शुरू करता है। जब कोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर था। ठीक है, यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जॉय 9वें ब्लॉक पर होगा, जेनी कहाँ तक पहुंचेगा। समझ गए। अब आपको ये दिख रहे होंगे कि दो तो अपने मैथ्स एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, प्रॉब्लम वाले, और ये वाला अपना रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो इन जनरल बात हो गई। पूछना क्या चाह रहा है, ए एकात्मक यूनिटरी मेथड पर आधारित क्वेश्चन है, ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या है, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या है, बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या है। ठीक है, ये चीज तो नॉर्मली जनरली आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये किस प्रकार का है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, ये दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो है यूनिटरी मेथड है, जिसमें आपको दे रखा है ना, आपको एक 3 महीने का किराया दे रखा है, तो 1 महीने का निकालेंगे और एक में जो भी आएगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित है। ये भी 2-3 दर्जन केले का मूल्य इतना है, तो इतने रुपए में 12.5 रुपए में कितने केले यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो दोनों के दोनों यूनिटरी मेथड पर आधारित है, एकात्मक विधि पर आधारित है, और हमारे दैनिक जीवन की समस्या से संबंधित है। और ये जो सी वाला है ये रीजनिंग वाला है, लॉजिकल आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और बी यूनिटरी वाले हैं। ठीक है, एकात्मक विधि वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की इस प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। मतलब जब क्लास पर रिसर्च की गई, बच्चों पर रिसर्च की गई, तो ये चीज पता चली कि बच्चे गणित को बहुत ही ज्यादा खतरनाक समझते हैं दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। चाहे वो सोशल साइंस ही क्यों ना हो, साइंस इवन संस्कृत ही क्यों ना हो, उनको क्या लगता है कि मैथ्स बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा टफ है। तो उनकी इस थिंकिंग के पीछे का कारण क्या है। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, मतलब गणित को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, या गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति।
क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि बच्चों के अंदर ये जो फियर है ये क्यों है, किस कारण से है, या फिर कौन सी चीज इसको यहाँ पर बढ़ावा देगी, इस भय को बढ़ाती है? क्या लग रहा है आंसर? देखो, ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हो सकता है कि गणित को चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है या प्रश्न के कई सारे उत्तर होने की व्यापकता है ना, तो ऐसा कोई रीजन होगा नहीं। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग 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 प्रणालियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है। हम लोग ये बोल सकते हैं गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की जो अमूर्त प्रकृति है, कि बच्चों को यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह याद करवाए जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो ये फॉर्मूला कहाँ पर काम आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में एक प्रकार का फियर यहाँ पर पैदा हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आपके 2 मिनट लेंगे और 2 से 3 चीजें हमको यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पॉस्टुलेट्स यानी कि अभिग्रहित होते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अब देख लो, हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका इससे होगा। पॉस्टुलेट अभिग्रहित से हो सकता है, प्रमेय से हो सकता है, कंजक्चर जो अनुमान होता है उससे हो सकता है ना, थ्योरी से हो सकता है, उपप्रमेय से हो सकता है। तो 4 से 5 डेफिनेशन अपन सीखेंगे और उसके बाद वापस से अपन अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है और आज के ही सेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन भी है ना, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अभिग्रहित पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं। वैसा गणितीय कथन जो पारंपरिक परिभाषा, जो एक आइडियल डेफिनेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऐसा गणितीय कथन जो अंतर्ज्ञान से सत्य प्रतीत होता है परंतु सत्य प्रमाणित करना संभव नहीं है। मतलब जो लग रहा है कि ये सही है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो हम प्रूफ करके नहीं दिखा सकते। मतलब कैसे दिखाएंगे, तो ये चीज क्या कहलाती है? अभिग्रहित कहलाती है। इन अभिग्रहितों की सहायता से अन्य कथन को प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार अभिग्रहित गणित में आधार स्तंभ है। उदाहरण के लिए ज्यामिति जो होती है, जो जियोमेट्री आप पढ़ते हैं, वो एक अभिग्रहित है। अब इसमें आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है कि ट्रायंगल कैसे बनता है, सारी जो चीजें हैं उन सभी को अभिग्रहित माना जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक और केवल एक ही रेखा यहाँ पर गुजरती है। यकीन नहीं होता है तो आप करके देख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अच्छा तो प्रूफ करके दिखाइए, तो कैसे प्रूफ करोगे? इसके लिए क्या कोई थ्योरम वगैरह अलग से बनानी पड़ेगी क्या? नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेंगे। इन चीजों को क्या कहा जाता है? अभिग्रहित यहाँ पर कहा जाता है। मतलब वो देखने से लगता है कि वो बहुत सही है, लेकिन जब इनका सबूत मांगा जाए तो ये सबूत नहीं दे पाएंगे या इसको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, अभिग्रहित कहा जाता है। तो नॉर्मल अभी जो डेफिनेशन इसकी प्रचलित है या आधुनिक शब्दों में कहें, तो वैसा गणितीय कथन जिसे किसी गणितीय अवधारणा के विकास के लिए प्रारंभिक कथन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, अभिग्रहित कहलाता है। मतलब अगर मुझे, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें भी अपन कुछ फैक्ट मानकर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा करके आप लिखते हो ना, तो वो सब क्या है? अभिग्रहित ही है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ चीजें जो फैक्ट है उनको मानकर ही आप किसी भी थ्योरम को, किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये चीज होती है अपनी अभिग्रहित। अभी इसका क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमेय देखो, प्रमेय एक प्रकार का गणितीय कथन है जिसे तर्क संगत विधि से अभिग्रहितों और ज्ञात परिणाम जो पहले से नोन है उसके माध्यम से प्रूफ किया जाता है। किसी गणितीय पुस्तक या किसी गणितीय शोध पत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परिणामों को प्रमेय के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कुछ खोज हुई है, कुछ रिसर्च हुई है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? प्रमेय हो जाएगी, जिसका प्रूफ है ना। चलिए, उपपत्ति या प्रमाण क्या होता है? किसी गणितीय कथन की सत्यता के पक्ष में लिए गए प्रस्तुत तर्क संगत कथन को उपपत्ति या प्रमाण कहा जाता है। जैसे मुझे बोला गया कि इसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करिए, है ना, तो मुझे कुछ अजम्पशंस तो लेने पड़ेंगे, इसकी उत्पत्ति मतलब मुझे कुछ फैक्ट दिखाने पड़ेंगे, तो उसको उपपत्ति यहाँ पर कहा जाएगा। एक और देखो, उपप्रमेय क्या होता है? किसी प्रमेय का उपप्रमेय एक प्रकार का गणितीय परिणाम है जिसकी उत्पत्ति सामान्यतः छोटी होती है और उस प्रमेय पर ही आधारित होती है। सामान्यतः किसी प्रमेय की विशेष स्थिति को उपप्रमेय के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रमेय के अंदर ही ये वाली चीज आएगी कि उसमें आप एक कोई छोटी सी चीज भी प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो ये उपप्रमेय है। अभी तक इससे इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन बने नहीं है। दो चीजें और देखो, एक स्वयं सिद्ध एक गणितीय कथन है जिसे बिना प्रमाण के सत्य मान लिया गया है। स्वयं सिद्ध मतलब जो अपने आप में प्रूफ है। ठीक है,
और अनुमान या कंजक्चर क्या होते हैं? अनुमान एक प्रकार का गणितीय कथन है जिसका सत्य या असत्य अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अनुमान मतलब हम लोग एक उस चीज पर क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये चीज ऐसे होती होगी, ठीक है। अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन ये वो चीज है जिसको कई सारे बड़े गणितज्ञ के द्वारा सत्य माना गया है, लेकिन प्रूफ नहीं है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर अपना पूरा गणित चल रहा है, तो ये चीज कहलाती है अनुमान या फिर कंजक्चर। ओके, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, प्रमेय क्लियर हो गया, उपप्रमेय आपका क्लियर हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो आपका प्रमेय क्लियर है, आपका उपप्रमेय क्लियर है, आपका कंजक्चर अनुमान क्लियर है, आपका स्वयं सिद्ध सिद्धांत जो है क्लियर है, उपपत्ति या प्रमाण क्लियर है, अभिग्रहित क्लियर है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? अगर गणित शिक्षण की बात करें तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात करने के लिए केवल उन्हें संबोधित करना, ठीक है। अगर आप गणित पढ़ाते तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? एक जैसे उपागम के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाना, केवल एक ही अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हैं। अधिगमकर्ताओं को उनकी क्षमताओं को, विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अल्प प्रदर्शन करने वाले पहचान कर उसमें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करा उसको क्लास में आगे बिठा दो, क्या ये गणित शिक्षण का उपयुक्त तरीका? नहीं। बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करना अपने आप में एक सबसे अच्छा तरीका होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं सी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है ना, कि नॉर्मल मैथ्स पे डिस्कशन हो रहा है ना, जैसे कि कई अन्य पटरियों को पार करती हुई रेल पटरी, या फिर दो अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे एच और जेड होता है। तो ये टीचर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपको ये पूछा गया है। मतलब यहाँ पर आपको पूरा जो रेलवे का ट्रैक है वो दिखाई गई, कई सारी ट्रेन यहाँ पर आ रही है, ये वाली पटरी इसको क्रॉस करके जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, वो चीज है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि कई चौराहे हो गए, है ना, कि ये रोड जो है इसको क्रॉस करते हुए इधर निकलेगा, स्क्वायर वगैरह के बारे में, और इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। एच आकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, जेड आकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचर मैथ्स में ये चीजें क्यों पढ़ा रही है? क्या टीचर रेखाखंड को पढ़ाने की कोशिश कर रही है? टीचर तिर्यक छेदी रेखा को पढ़ाने की कोशिश करिए, टीचर समांतर रेखाओं को पढ़ाने की कोशिश करिए, टीचर समकोण को पढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करे। अब आप सोचो कि अगर मुझे बच्चों को, अगर ऐसा समझो कि अगर मैं बच्चों को ये एच आकृति पढ़ा रही हूँ, अगर मैं जेड आकृति पढ़ा रही हूँ, अगर मैं रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ा रही हूँ, अगर सड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि एक सड़क कैसे दूसरी सड़क को क्रॉस करती है, तो कहीं ना कहीं मैं तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात कर रही होंगी। कहीं ना कहीं में ये जैसे एच हो गया, या रेलवे के ट्रैक हो गए, है ना, एक ट्रैक इधर हो गया एक ट्रैक इधर हो गया, तो मैं समांतर रेखा के बारे में बात कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर बच्चों को तिर्यक छेद या तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रही होगी, या फिर टीचर यहाँ पर बच्चों को समांतर रेखा के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सीसीई के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? देखो सबसे बेसिक चीज चीज है कि अगर आपने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सीसीई वाला क्वेश्चन है, अब मैथ्स की पेडागोजी में, साइंस की पेडागोजी में, हर सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। बस आपने सीडीपी में एक बार पढ़ लिया, है ना, तो बस आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देखो, आप आंसर कर लोगे। चलिए इसका आंसर करिएगा, कौन सा कथन सही है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। मतलब इसमें बच्चे का पहले कितना नॉलेज है, वो कितनी चीजों को समझ पा रहा है, बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को केवल अंकों की बात हो, है ना, तो अंकों की बात मतलब नेगेटिव। जांच परीक्षण अधिक है और इसमें शिक्षण कम है, मतलब बच्चों के टेस्ट ही टेस्ट होते रहे। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ हर दिन होमवर्क देना चाहिए। तो ये तीनों गलत हो गए, केवल यही चीज करेक्ट है। सीसी मतलब कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक लेवल पर, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाए, मतलब बच्चे के हर एक फैक्ट को यहाँ पर चेक किया जाए, बच्चे का व्यवहार कैसा है, पढ़ कैसा रहा है ना, नेचर कैसा है, सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन के अगर हम लोग देखें, पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, स्टेटमेंट और ऑप्शन दे देते हैं।
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किया, 4 स्टेटमेंट दे दिए और 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन के कंपैरिजन में इनको पढ़ने में भी ज्यादा समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? अवधारणा मानचित्र मतलब कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है? ये अपना कंसेप्ट मैपिंग मतलब आप किसी भी चीज का अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कंजक्चर क्या होता है, तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ गई कि अच्छा ये कंजक्चर होता है। अभिग्रहित क्या होता है, तो आपको वो सीधी लाइन ए और बी पॉइंट वाली याद आ जाएगी, तो आपने अपने दिमाग में उसका एक स्कीमा बना लिया है। ये आपका अवधारणा मानचित्र होता है। ठीक है, इसने क्या बोला है, क्या विशेषता है, मतलब आपको अच्छी चीजें निकालनी है ना, कोई भी दो या कोई भी एक आपकी अच्छी चीज यहाँ पर हो सकती है। यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है, मतलब एक मोटा मोटा बोल लो तो ये एनालिसिस करने की बात कर रहा है। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक होते हैं और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। ओके, एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमियों को पहचानने के लिए इसका नैदानिक उपयोग प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगला देखो, इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत समय को व्यय करते हैं, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, हर एक चीज को आप कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू मतलब लॉजिक लगाकर सीखते हैं। एक चीज होती है रटना, रॉट मेमोराइजेशन या रटन विद्या, और दूसरा होता है चीजों को हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझना, है ना, समझ समझ कर याद करना, तो वो चीज आपका कंसेप्ट मैपिंग है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है ना, बच्चे का वैचारिक जो विश्लेषण है उसको निरूपित करता है। ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक होते हैं, मतलब कोई भी चीज याद आ रही है तो दिमाग में उसका इमेज आ रहा है ना, और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी करेक्ट है, यानी कि जो आपका आंसर होगा इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में ए और बी करेक्ट है तो ए करेक्ट या बी करेक्ट करके मत आ जाना। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है ना, नेगेटिव आंसर बताना है। तो जब भी ऐसा पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि आपके दिमाग में रहे कि मुझे गलत चीज ढूंढनी है। सबसे पहला है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक है, मतलब उसका व्यवहार कुछ अलग होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, तभी वो गणित पढ़ पाएगा। ठीक है, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। निगमनात्मक विवेचन मतलब जैसे इसमें चीजें जो पहले से फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो बताएंगे और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, ये चीज होती है निगमनात्मक, मतलब पहले थ्योरी और फिर एग्जाम्पल्स। इसका अपोजिट होता है इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक, जिसमें पहले उदाहरण होते हैं और फिर उसके पीछे का जो फॉर्मूला होता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताया जाता है। तीसरा ऑप्शन, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उस उम्र में सीखते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है, कल्पनात्मक होती है। अब हमको बताना है इसमें से नेगेटिव क्या है। अब आप खुद सोचो कि गणित में टीचर ऐसे ही करता है, पहले फॉर्मूला पढ़ाएगा उसके बाद एग्जाम्पल, तो ये बात तो सही है, हमको क्या चाहिए, गलत चाहिए। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त है, जैसे साइंस है तो साइंस में आप लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो। मैथ्स में कुछ चीजें ही पॉसिबल है लेकिन कुछ चीजें तो अमूर्त होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है। गलत क्या है, ये वाला गलत है, तो आपका आंसर भी क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, आंसर करिएगा। आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है। गणित की पाठ्यपुस्तक को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर आपको गलत लग रहा है। ठीक है, बुक के लिए पूछा है तो बुक के लिए नेगेटिव चीजें तो अपन निकाल ही सकते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, मोटी या भारी नहीं होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियां होना चाहिए, और पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज नेगेटिव है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। गणित की कक्षा में बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर करेक्ट होगी। चार में से कोई दो करेक्ट होंगे, जैसा कि हम लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं। आपको पॉजिटिव चीजें निकालनी है।
इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो ये दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ठीक है। यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। तर्क वितर्क करना गणित में अच्छा है। यह गणित शिक्षा में संवत शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा है कि बच्चा खुद यहाँ पर रिसर्च कर सकता है, मतलब गणित में वो थ्योरम से नई थ्योरम बना सकता है, खुद रिसर्च कर सकता है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होता है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से आपको कौन सी चीज जो है, कौन सी दो चीजें करेक्ट लग रही है। अच्छा, जो नेगेटिव है उसको हटा दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो कम्प्लीटली नेगेटिव है ना, कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तर्क वितर्क करना उपयोगी नहीं है क्योंकि बच्चों का आप मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। अपन को दो बेस्ट आंसर निकाल कर लाने हैं कि तर्क वितर्क करना क्यों आवश्यक है, कौन सी क्लास में, गणित की क्लास में। चलिए बताइए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, और कमेंट भी जरूर से करते जाइएगा आंसर्स अपने। क्या होना चाहिए, देखो पहली वाली चीज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि तर्क, गणितीय परिणाम सत्य क्यों है इस बात पर तर्क करना सही बात है। ठीक है, और ये सेल्फ रिसर्च जो है, बच्चा खुद रिसर्च यहाँ पर करेगा, उसके दृष्टिकोण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये बोल रहा था अनुभवजन्य विषयों की तरह हमेशा गणित में मददगार होगा क्या करना, तर्क करना, तो ये इतना वैलिड नहीं लग रहा है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं ए वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, यानी कि जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कंजक्चर क्या होता है, अनुमान, है ना, उसके बारे में है। गणित में कंजक्चर का मीनिंग क्या होता है, एक अनुमान का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि गणित में एक अनुमान लगाया है ना, ऐसा हम मानते हैं, तो वो चीज क्या है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब अनुमान महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह गणितीय समझ को विकसित करने में मदद नहीं करेगा, केवल माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रतिज्ञाप्ति या निष्कर्ष हो सकता है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य मान लिया गया है, और एक प्रतिज्ञप्ति है ना, या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है। अगर वो सिद्ध हो चुका है तो वो तो थ्योरम होता, है ना, अगर वो सिद्ध हो चुका है तो वो प्रमेय बन जाती। ठीक है, तो ये कंजक्चर की डेफिनेशन नहीं हो सकती है, ये अपने आप में गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। है ना, आया समझ डेफिनेशंस पढ़ने का मतलब। ठीक है, अनुमान एक गणितीय कथन है जिसको प्रामाणिक नहीं किया गया है, परंतु जो सत्य प्रतीत होता है उसको मान लिया गया है। इसको अनुमान तभी कहा जा सकता है यदि इसको ऑफिशियली या सार्वजनिक तरीके से प्रस्तावित किया गया हो और इसके सत्य होने की संभावना के पक्ष में कुछ कथन यहाँ पर या कुछ साक्ष्य, कुछ प्रूफ यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हो। मतलब हम लोग ये बोल रहे कि ये अनुमान है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी अंड बंड सा स्टेटमेंट हमने करेक्ट मान लिया है। हमको ऐसा मतलब बोल सकते हैं इसकी वजह से, इस अनुमान की वजह से कई सारी चीजें जो है करेक्ट प्रूफ हो रही है, या इसकी वजह से एक थ्योरम बन चुकी है। ठीक है, तो ये अगर वैलिड है और सब जगह इसके प्रूफ हैं और इसको ऑफिशियली या गणितज्ञ के द्वारा सही माना गया है, तो वही चीज क्या होगी, अनुमान कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। चौथी कक्षा का छात्र मोहन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देने में सक्षम है। मैं उसको कोई भी कैलकुलेशन करने को बोलूं, जैसे वो 5 दर्जन केले वाला भी क्वेश्चन आया था, वो मैंने इस बच्चे से पूछ लिया, या 60,000 रुपए 3 महीने का किराया देने की बात हुई थी, वो मैंने इस बच्चे से यहाँ पर पूछ ली, तो उसने मौखिक रूप से जवाब दे दिया। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर लिखने को बोलूं, है ना, कि तुम इसको सॉल्व करके बताओ कॉपी के अंदर, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो उस बच्चे के साथ क्या समस्या है और मैं उसका उपचार कैसे करूंगी, मैं उसका रिमेडियल कैसे करूंगी, उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। उसे 10 अभ्यास परीक्षण देने के लिए कहे, मतलब इस क्वेश्चन को 10 बार करके लाए, इस टाइप से कुछ 10 ये अभ्यास परीक्षण जो होते हैं अपने, जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइज, उसको कर कर लेकर आए। वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय अवधारणा से जोड़ना, छूटे हुए अंतराल को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से हल की गई समस्या वाली एक वर्कशीट प्रदान करना, संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। अब हमेशा जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं,
कि बच्चे को लिखना आता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। मतलब अगर मैं उसको लिखने को बोलूँ तो बच्चा क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में करके बता देगा, लेकिन मैं उसको ओरली पूछूं कि बताओ तुम मन से करके बताओ बिना कॉपी पेन के, तो वो नहीं कर सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब की बार क्वेश्चन रिवर्स है तो आंसर भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसको समझ में सब आ रहा है ना, तो उसको लिखना नहीं आ रहा है। लिखना नहीं आ रहा है तो हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, उसको वर्कशीट देनी पड़ेगी या उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो जहां पर भी उसके साथ मिस्टेक हो रही है, जो भी चीजें उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक वर्कशीट उसको देकर समझाया जा सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जल्दबाजी में हमको लगता है ना कि ये पॉजिटिव है तो बी आंसर कर दो। वास्तविक जीवन के अनुभव वो तो उसको ऑलरेडी पता थे, तभी तो उसने बिना पेन पेपर के कर लिया, है ना। पेन पेपर के थ्रू मतलब रिटर्न फॉर्म में नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं समस्या उसके थ्योरी को समझने में है। ठीक है, सो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में गुणा को बार बार जोड़ने के रूप में पेश किया। मतलब टीचर अगर गुणा करना सिखा रही है कि 5 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 15 होगा, तो वो कैसे कर रही है, 5 को 3 बार जोड़ दो, 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, शुरुआती समय में बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है, 5 इंटू 3 15 होता है। तो टीचर कैसे सिखाएगी कि 5 को 3 बार जोड़ो आपका 15 आ जाएगा, तो ये होता है गुणा। ठीक है, फिर समान संख्या में वस्तुओं को कई बार समूहीकृत करके एक्स प्रतीक पेश करके क्रिस क्रॉस लाइन या फिर माचिस की तीलियों के थ्रू, मतलब कुछ इस तरीके से जो है टीचर यहाँ पर करने को बोल रही है, जैसे हम लोग करते हैं ना वो वाला मल्टीप्लाई, इस तरीके से करने को बोल रही है, माचिस की तीलियों के थ्रू सिखा रही है। तो ये टीचर करना क्या चाह रही है, गणित में कम उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए उपचारात्मक रणनीति प्रदान कर रही है, कक्षा को दिलचस्प बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही है, एक पाठ विकसित करना और छात्रों को ठोस से अमूर्त अवधारणा की तरफ लेकर जा रही है, विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले शिक्षार्थियों की ये देखभाल कर रही है। तो टीचर एक्चुअल में करना क्या चाह रही है, जो मैथ्स का जो अपना गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जा रही है। मूर्त मतलब पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएगी और फिर बच्चे जो है कल्पनात्मक चिंतन करके अमूर्तता के रूप में जो है चीजों को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को लेकर करेक्ट है। अब की बार क्या पूछा है, सही पूछा है। स्कूलों में जो पाठ्यचर्या करिकुलम एक्टिविटीज होती है जिसमें सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है पाठ्यचर्या को लेकर। सबसे पहले देखो, प्रारंभिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान को यहाँ पर एज अ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रारंभिक शुरुआती कक्षा में बच्चों को गणित और विज्ञान को एकीकृत करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ना होते हुए यहाँ पर डायरेक्टली साइंस होता है और उसी में ये सारी चीजें इंक्लूडिंग ईवीएस, ये सारी चीजें एक में आ जाती है। प्राथमिक कक्षा में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईवीएस के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। अपन को क्या बताना था, सही बताना था, तो बी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, प्रारंभिक कक्षा में गणित और विज्ञान को अलग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंक्लूड करके यहाँ पर एक ही में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला गलत हो जाएगा। सो बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, आंसर करिएगा। एक शिक्षक कक्षा 5 की रश्मि से एक आकृति की परिधि के बारे में पूछता है। ठीक है, एक शिक्षक जो है कक्षा 5 की, एक रश्मि एक बच्ची है, उससे एक परिधि जो होता है अपना वृत्त की परिधि हो गई है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ठीक है, उन्होंने रश्मि से अपने शब्दों में समाधान बताने को कहा। रश्मि से पूछा कि तुम इस परिधि के बारे में बताओ, ये कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके से चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर रश्मि समस्या को सही ढंग से हल करने में सक्षम थी लेकिन उसे समझाने में सक्षम नहीं थी।
ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रश्मि के पास क्या समस्या है या उसको क्या दिक्कत आ रही है। अभी उस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स हो गया, उसमें हमने बच्चे से पूछा तो उसने जवाब दे दिया, लेकिन जब लिखने को बोला तो वो लिख नहीं पाया। रश्मि के साथ कि वो लिख कर बता देगी, लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि तुम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स इस रश्मि को क्या दिक्कत है? सबसे पहले कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या ये चीज आप बोल सकते हो डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं। परिधि की खराब अवधारणा है लेकिन समझ अच्छी है। निम्नतर भाषा प्रवीणता मतलब भाषा पर उसकी कमांड अच्छी नहीं है और निचले क्रम की गणितीय दक्षता है। निम्न भाषा प्रवीणता और उच्च कोटि की गणितीय दक्षता, क्या आंसर करोगे? देखो ये चीज तो गलत हो गई। परिधि की खराब अवधारणा लेकिन अच्छी मौखिक क्षमता, अभी तो वो बोल ही नहीं पा रही है तो उसकी वर्बल एक्टिविटी भी अच्छी कैसे होगी? तो दो चीजें तो इनकरेक्ट हो गई। निम्नतर भाषा प्रवीणता मतलब वो बोल नहीं पा रही, अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ना, तो ये वाली चीज हम लोग बोल सकते हैं निम्नतर भाषा प्रवीणता है। और लिख पा रही है, अगर मैं उसको लिखने में बोलूँ ना, हल करने में सक्षम है, मतलब उसका जो गणितीय कौशल है वो काफी अच्छा है। सो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट की विशेषता नहीं है? बाइलिंगुअल है, आंसर करिएगा। सबसे पहला है सीखने में बच्चे की कमजोरी या कमी का पता लगाना नैदानिक परीक्षण की विशेषता नहीं है। बच्चों की प्रकृति रिपोर्ट भरना, रिपोर्ट कार्ड फिल करना, जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको फीडबैक देना है, नन ऑफ दी अबोव। देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों साथ में आते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कमजोरियों को पहचानना, अगर बच्चे में कोई वीकनेस है, उसको कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, उसको आइडेंटिफाई करना डायग्नोस्टिक करना होता है। और रेमेडियल का मतलब होता है कि अगर पहचान कर ली है तो अब उपचार भी करना पड़ेगा। कैसे आप उसकी समस्या को दूर कर सकते हो, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये सारी ही चीजें, मतलब ये तीनों ही चीजें डायग्नोस्टिक करना या नैदानिक परीक्षण के अंदर आती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के सेशन में ये कुछ 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग 6 PM क्लास में, जहाँ पर हम लोग और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।